इतिहास के पन्नों में एक कहानी ये भी है जो दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अग्नि की गोद में विलीन हो गई। भारत का प्राचीन नगर कन्नौज गंगा के किनारे बसा अपनी भव्यता, समृद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वहीं शासन करते थे राजा जयचंद गढ़वाल, एक शक्तिशाली सम्राट जिनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। किंतु इस कहानी की धड़कन थी उनकी पुत्री राजकुमारी संयोगिता। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। संयोगिता की आंखों में बुद्धि की चमक थी, चाल में गरिमा और हृदय में स्वप्न। उसके सौंदर्य की चर्चा सिर्फ कन्नौज में ही नहीं बल्कि दिल्ली, अजमेर, मालवा और उज्जैन तक होती थी। राजमहल की बगिया में एक शांत दोपहर, राजकुमारी संयोगिता कमल के फूलों के पास बैठी थी। उसकी दासी मालविका बालों में चंपा के फूल लगा रही थी, लेकिन संयोगिता की आंखें कहीं और, क्षितिज से भी दूर। मालविका, वह बोली धीमे स्वर में, क्या प्रेम सच में किसी की तकदीर बदल सकता है? मालविका मुस्काई। राजकुमारी, आप जैसी हैं। आपके प्रेम में अगर कोई बंधे तो उसकी तो तकदीर ही अमर हो जाए। संयोगिता हल्के से मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, एक इंतजार, किसी ऐसे के लिए जिसे उसने मन के किसी कोने में महसूस किया था। राजा अपने दरबार में दिल्ली के चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम से क्षुब्ध रहते थे। दोनों राजाओं में पुराना वैमनस्य था। राजा जयचंद ने संकल्प लिया था कि अपने राज्य के सम्मान के लिए वह पृथ्वीराज को स्वयंवर से दूर रखेंगे और अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से करेंगे जो चौहानों का विरोधी हो। लेकिन विधाता की लेखनी कुछ और लिख रखी थी। महल में पधारे एक वृद्ध तांत्रिक ने संयोगिता को देख आशीर्वाद दिया और धीमे स्वर में कहा, भारत के दो महान सम्राटों को जोड़ने वाली सेतु बनेगी। इसका प्रेम अग्नि की तरह होगा, जो जलेगा पर शुद्ध भी करेगा। सब चौंके, लेकिन संयोगिता की आंखों में एक तेज चमक उठी, मानो उसे अपने भाग्य की पहली झलक मिल गई हो। कन्नौज का राजमहल आज पहले से अधिक सजा संवरा था। संगमरमर की दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे, फव्वारों से गुलाब जल बह रहा था और चारों ओर वीणा और शंख की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। राजा जयचंद ने चित्र महोत्सव का आयोजन किया था, एक अनोखी प्रदर्शनी जिसमें भारत के प्रमुख राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं के चित्र आमंत्रित किए गए थे। उद्देश्य यह था कि राजकुमारी संयोगिता स्वयं चित्र देखकर अपना वर चुने। दीवारों पर टंगे चित्रों के नीचे ताम्रपत्र लगे थे जिन पर नाम खुदे थे, महाराज भोज, राजा अर्णोराज और सबसे अंत में सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सभा में सबका ध्यान टूटा जब राजकुमारी संयोगिता अपने सजीले वस्त्रों में धीरे धीरे महल की सीढ़ियां उतरती हुई प्रदर्शनी कक्ष में पहुंची। उसके वस्त्रों पर सोने की कढ़ाई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी जिज्ञासा। मालविका पीछे पीछे चल रही थी। क्या सचमुच चित्रों में मन बस सकता है? संयोगिता ने मन ही मन सोचा, और फिर वो क्षण आया। वह चित्रों के सामने एक एक कर खड़ी होती रही। किसी में वीरता थी, किसी में कोमलता, लेकिन कुछ था जो अधूरा था। तभी उसने देखा एक चित्र जिसमें एक राजपूत योद्धा घोड़े पर सवार था, धनुष ताना हुआ और नेत्रों में गर्व पर हृदय में करुणा। चित्र के नीचे लिखा था, पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का सम्राट। संयोगिता के कदम रुक गए। उसने चित्र को ध्यान से देखा, मानो समय ठहर गया हो। चित्र में वह चेहरा इतना जीवंत था कि उसकी आंखों में मानो कोई अपने अंदर झांक रहा हो। यह वही है, उसने अपने भीतर कहा, जिसकी छवि बरसों से मेरे स्वप्नों में थी। यही मेरा स्वामी है। संयोगिता का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। वह चित्र के सामने कुछ क्षणों तक खड़ी रही और फिर हल्के से हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मानो किसी देवता को देखा हो। मालविका ने चौंक कर कहा, राजकुमारी, ये तो पृथ्वीराज हैं, आपके पिताश्री जिनसे बैर रखते हैं। संयोगिता ने मुस्कुराकर कहा, नीति की दीवारों से रोक लिया जाए तो न वो प्रेम रहेगा, न वह राजसी मर्यादा। इस चित्र में मेरा भविष्य बसा है मालविका, अब चाहे जो हो। चित्र अब केवल रंगों का मेल नहीं था, वह एक दीपक बन चुका था जो राजकुमारी संयोगिता के मन में प्रेम और विद्रोह दोनों की लौ जलाने वाला था। उस रात कन्नौज का चंद्रमा कुछ और ही शांत था। महल की छत पर खड़ी संयोगिता आकाश के तारे निहार रही थी।
पर उसकी दृष्टि कहीं और थी, किसी दूर बसे नगर की ओर जहां अजमेर था और वहां का सम्राट पृथ्वीराज चौहान। मन जैसे बेचैन हो उठा था। उस चित्र को देखे 3 दिन बीत चुके, पर उसकी छवि अब तक आंखों में बसी थी। क्या यह सच में प्रेम है या कोई भ्रम? क्या मैं किसी चित्र से बंध गई हूं या यह विधि की कोई योजना है? हर प्रश्न के उत्तर में बस एक ही नाम उभरता, पृथ्वीराज। वह पहली बार अपने हृदय से परामर्श लेने लगी थी। एक राजकुमारी जो सदियों की मर्यादा में पली थी, आज प्रेम में अपने भीतर की स्त्री से मिलने लगी थी। अगली सुबह संयोगिता ने अपनी सबसे विश्वासपात्र दासी मालविका को बुलाया। उसके सामने एक रेशमी कागज रखा और एक मोरपंखी कलम से शब्द उकेरने लगी। पृथ्वीराज, चित्र में जो देखा वह सपना नहीं था, वह मेरी आंखों का विश्वास है। यदि यह पत्र आपके हृदय तक पहुंचे और वहां एक ही धड़कन गूंजे, तो जान लीजिए संयोगिता ने अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया है। पत्र छोटा था, पर हर शब्द में हृदय का भार था। उसने उस पर अपनी अंगूठी की मुहर लगाई और मालविका को सौंपते हुए कहा, यह पत्र किसी को दिखाना मत। इसे ऐसे पहुंचाना जैसे आत्मा आत्मा से मिलने जाती है। मालविका ने सिर झुका दिया और कहा, राजकुमारी, आपका संदेश अब सिर्फ शब्द नहीं रहा, यह भाग्य बन चुका है। उस पत्र को एक श्वेत कबूतर के पैर में बांधा गया, जो जयचंद के दूतों से बचते हुए कन्नौज की ऊंची प्राचीर से उड़ गया। दिशा थी अजमेर। राजकुमारी संयोगिता छत पर खड़ी कबूतर को जाते देख रही थी, जैसे कोई मन का अंश उड़कर किसी अनजाने प्रेमी तक पहुंच रहा हो। राजकुमारी ने जो कदम उठाया था वह इतिहास को बदलने वाला था। कभी चित्र में छवि देखकर धड़कने वाला हृदय अब शब्दों में ढल चुका था। कन्नौज का राज दरबार, जो सदैव बुद्धि, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता था, आज वहां एक तूफान उठने वाला था। एक पिता और राजा जो अपनी पुत्री के प्रेम से अनजान नहीं था, पर राजनीति और घृणा के बंधन में बंधा हुआ था। राजा जयचंद को मालूम हो गया था संयोगिता का मन पृथ्वीराज के लिए धड़क उठा है। यह सुनते ही उनका क्रोध आकाश छूने लगा। नहीं, चौहानों का नाम इस महल में कैसे आ गया? जिस पृथ्वीराज ने कभी मेरे दूत का अपमान किया, मैं उसे अपनी बेटी कैसे सौंप दूं? उससे बड़ा अपमान क्या होगा मेरे लिए? वह सोचने लगे कैसे संयोगिता के प्रेम को मिटाया जाए और साथ ही पृथ्वीराज को पूरे भारतवर्ष के सामने अपमानित भी किया जाए। एक योजना जन्म लेती है। दरबारियों ने सुझाया, स्वयंवर की घोषणा कीजिए महाराज, भारत के सभी राजाओं को आमंत्रित कीजिए, पर चौहान को निमंत्रण न देकर उसका चित्र द्वारपालों के स्थान पर रख दीजिए। जयचंद मुस्कुराए और बोले, हां, वही होगा। पृथ्वीराज का चित्र मेरी द्वार पर खड़ा होगा जैसे कोई भिखारी, और संयोगिता उस चित्र को देखेगी, अपमानित होगी और उसका मोहभंग हो जाएगा। समस्त भारत में घोषणाएं भेजी गईं। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता स्वयंवर करेंगी। भारत के वीरों, राजाओं और सम्राटों को आमंत्रित किया जाता है। महलों की दीवारें सजी, स्तंभों पर पताकाएं लहराने लगीं, सोने चांदी के सिंहासन तैयार किए गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को कोई निमंत्रण नहीं मिला और द्वार पर, दरबार के मुख्य द्वार पर रखा गया सम्राट पृथ्वीराज चौहान का चित्र। राजा जयचंद के आदेश पर उसे द्वारपाल की भांति रखा गया। नीचे लिखा गया, निमंत्रण से वंचित। संयोगिता को जब यह सब ज्ञात हुआ, वह भीतर से टूट गई। उसने महल की बालकनी से उस चित्र को देखा और आंखों से अश्रु बहने लगे। पिता ने न केवल मुझे बल्कि मेरे प्रेम को अपमानित किया है, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। उसकी दासी मालविका कांपती हुई पास आई। राजकुमारी, आप क्या करने जा रही हैं? संयोगिता ने धीरे से उत्तर दिया, अपने प्रेम की मर्यादा निभाने और उस चित्र को अपमान नहीं, सम्मान देने। अब धरती थरथराने वाली थी, क्योंकि एक स्त्री ने मर्यादा से ऊपर प्रेम को चुना था, और वह स्वयंवर में वह करेगी जो इतिहास बन जाएगा। स्वयंवर का दिन। कन्नौज का राजमहल सोने जैसी चमक से भर गया था। दूर दूर से राजा, राजकुमार और महारथी वीर अपने अपने स्वाभिमान के साथ सभा में आए थे। सभागार को फूलों, रत्नों और दीपों से सजाया गया था। राजा जयचंद ऊंचे सिंहासन पर आसीन थे और उनके दोनों ओर राजाओं की पंक्तियां थीं। सामने पंक्तिबद्ध वीरों के चित्र लगे थे, हर एक का नाम चमकते अक्षरों में।
लेकिन सबसे अंतिम छोर पर मुख्य द्वार के पास नीचे एक चित्र रखा था, पृथ्वीराज चौहान का चित्र, अपमानपूर्वक द्वारपालों के पास। सभा में जयचंद ने घोषणा की, राजकुमारी संयोगिता आज अपने हाथ से वरमाला डालकर अपना स्वामी चुनेगी। उसे जो पसंद आएगा वही उसका पति बनेगा। सभा में नजरें उस अलौकिक पल का इंतजार कर रही थी जब एक सजी हुई राजकुमारी अपने जीवन का निर्णय लेने चलेगी। वीणा की मधुर ध्वनि के साथ प्रवेश हुआ राजकुमारी संयोगिता का। वह सोने की कढ़ाई वाला गुलाबी रेशमी परिधान पहने हुए थी, सिर पर गहनों से सजा मुकुट और हाथों में कमल के रंग की वरमाला। उसकी चाल में गरिमा थी, पर आंखों में तूफान। सभा स्तब्ध, राजकुमारों के हृदय स्पंदित, जयचंद संतुष्ट। और वह पल आया। संयोगिता ने एक एक करके हर वीर के चित्र देखे, महाराज भोज, राजा अर्नोराज, बंगाल के युवराज, लेकिन वो किसी को नहीं देख रही थी। उसके पैर सीधे बढ़ते रहे, सभा की आंखें उसे देखती रहीं। सिंहासन पर बैठे राजा जयचंद का चेहरा जड़ होता गया। संयोगिता उस अंतिम छोर की ओर बढ़ती रही जहां पृथ्वीराज चौहान का चित्र रखा था, अपमानित रूप में, बिना सिंहासन के, बिना आमंत्रण के। और फिर संयोगिता वहां रुकी। सभा में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा अब वह लौटेगी, लेकिन उसने धीमे हाथों से वरमाला उठाई और पृथ्वीराज के चित्र के गले में डाल दी। सभा में हाहाकार मच गया। ये क्या किया? चित्र के गले में माला, द्वारपाल को वरमाला। जयचंद क्रोधित हो उठे। संयोगिता, तूने हमारी मर्यादा का अपमान किया है। उस चौहान को अपना स्वामी बना लिया जिसने हमारे दरबार में कदम भी नहीं रखा। संयोगिता का चेहरा शांत था, पर स्वर वज्र की तरह। मैंने किसी चित्र को नहीं, अपने प्राणों के स्वामी को वरण किया है। प्रेम वहां नहीं रुकता जहां निमंत्रण खत्म होता है, प्रेम वहां शुरू होता है जहां साहस चाहिए होता है। और उसी क्षण सभा के द्वार खुलते हैं और अंदर आता है एक शूरवीर, घोड़े पर सवार, चेहरे पर केसरिया घूंघट, धनुष कंधे पर और नेत्रों में चमक। सभा चौंक जाती है। पृथ्वीराज चौहान। वह सीधा बढ़ते हैं संयोगिता की ओर, उसे घोड़े पर अपने पीछे बैठाते हैं और बिजली की गति से सभा छोड़ निकल पड़ते हैं, संयोगिता को अपने साथ लेकर। सभा के समक्ष यह दृश्य इतिहास बन जाता है। जयचंद देखता रह जाता है, सभा देखती रह जाती है, लेकिन इतिहास तय हो जाता है। यह वह क्षण था जब प्रेम ने राजनीति को पराजित किया और रानी संयोगिता ने सिद्ध किया कि एक स्त्री जब प्रेम में साहस दिखाए तो सम्राटों को झुकना पड़ता है। राजा जयचंद का सिंहासन खाली नहीं था, पर उनका हृदय अपमान और प्रतिशोध की आग से जल रहा था। संपूर्ण भारत ने देख लिया था, कन्नौज के राजा की पुत्री संयोगिता ने भीड़ के सामने चुपचाप नहीं बल्कि साहसपूर्वक पृथ्वीराज चौहान के चित्र को वरमाला पहनाई थी। और उसी पल पृथ्वीराज दरबार में घोड़े पर आए और राजकुमारी को उठाकर दिल्ली ले गए। यह केवल प्रेम नहीं था, यह एक राजनीतिक प्रहार था, एक चुनौती थी, और जयचंद इसे अपमान समझ बैठा। उसने मुझे अपमानित किया, सभा में, भारत की नजरों में मेरी बेटी को चुरा ले गया। अब वह केवल चौहान नहीं, मेरा शत्रु है। जयचंद ने एक निर्णय लिया, अब केवल विवाह नहीं, अब युद्ध होगा। पर वह जानता था अकेले चौहानों को हराना सरल नहीं, इसलिए उसने बाहरी ताकत का सहारा लेने का निश्चय किया। जयचंद ने भेजे अपने गुप्त दूत गजनी की ओर। मोहम्मद गौरी, जो पहले भी भारत पर आक्रमण कर चुका था, उसे आमंत्रण भेजा गया। अगर तुम मेरी सहायता करो तो पृथ्वीराज चौहान को हम दोनों मिटा सकते हैं। उसके राज्य पर तुम्हारा अधिकार और मेरी बेइज्जती का बदला पूरा। गौरी को तो भारत के रत्न और राज्य चाहिए थे। वह झट मान गया। इधर पृथ्वीराज और संयोगिता अपने प्रेम में मग्न थे। दिल्ली के राजमहल में रौनक थी, क्योंकि रानी संयोगिता अब चौहानों की रानी बन चुकी थी। पर उन्हें नहीं पता था, बादल अब घिरने लगे हैं। कन्नौज और गजनी का गठबंधन एक घातक तूफान बन चुका है। दिल्ली की हवाओं में शांति थी, राजमहल में संगीत, प्रेम और रानी संयोगिता की हंसी गूंजती थी। पृथ्वीराज का शासन फलता फूलता और प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। संयोगिता अपने महल के झरोखे से रोज देखती। पृथ्वीराज कभी सैनिकों को अभ्यास सिखा रहे होते, कभी प्रजा के बीच न्याय कर रहे होते, कभी मंदिरों में पूजन कर रहे होते। वह सोचती, मेरे स्वामी केवल योद्धा नहीं,
वे एक धर्मराज हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्हें वर के रूप में पाया। लेकिन यह सुख का क्षण बहुत लंबा नहीं था। एक दिन द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। महाराज, अफगान के सेनापति मोहम्मद गौरी की सेना भारत की ओर बढ़ रही है और सबसे बड़ा आश्चर्य, राजा जयचंद ने उनके साथ गठबंधन कर लिया है। सभा में सन्नाटा। पृथ्वीराज शांत खड़े रहे, पर आंखों में ज्वाला थी। संयोगिता वही पास बैठी थी। उसने घबराकर कहा, गौरी, वह फिर लौट आया? और पिताश्री, उन्होंने तुम्हारे शत्रु से हाथ मिला लिया? पृथ्वीराज ने धीरे से उत्तर दिया, प्रेम ने मुझे जीवन दिया था, अब वही प्रेम मुझे युद्ध का रास्ता दिखा रहा है। मैं युद्ध नहीं चाहता, पर अगर धर्म, देश और सम्मान पर आंच आए तो मैं तलवार उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। संयोगिता ने पृथ्वी का हाथ थाम लिया। स्वामी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। युद्ध की आग हर प्रेम को राख बना देती है। पृथ्वीराज मुस्कुराए। यदि मेरा अंत भी हो तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रेम अमर हो जाए, और वह तभी होगा जब मैं धर्म के लिए लड़ूं। दिल्ली में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सैनिकों को मोर्चे पर बुलाया गया। राजकुमार, सेनापति और समस्त वीर योद्धा तैयार हो रहे थे। संयोगिता ने अपने कक्ष में जाकर भगवान शिव और मां दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसके आंसू बह रहे थे। हे महादेव, मेरे स्वामी की रक्षा करना। वह केवल योद्धा नहीं, मेरे जीवन का दीप है। उन्हें बचाना। इस स्त्री का हृदय यही पुकार रहा है। अब युद्ध केवल भूमि पर नहीं, प्रेम, विश्वास और प्रतिशोध के बीच भी लड़ा जाने वाला था। पृथ्वीराज तैयार थे और संयोगिता टूटती जा रही थी। धरती कांप उठी थी। दिल्ली और कन्नौज के वीरों की तलवारें टकरा रही थीं। गजनी के सिपाही, जयचंद की सेनाएं और पृथ्वीराज के योद्धा, तीनों सेनाएं महायुद्ध में उतर चुकी थीं। पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार होकर शत्रु के बीच गरज रहे थे। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, यह मेरे धर्म, प्रेम और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है। उनकी तलवार बिजली सी चमक रही थी। विरोधी पीछे हट रहे थे। मोहम्मद गौरी ने एक योजना बनाई। इस राजपूत को तलवार से नहीं हरा सकते, इसे धोखे से गिराना होगा। रात को गुप्तचरों ने पृथ्वीराज की छावनी में जहर मिला दिया, घोड़े के पानी में। अगली सुबह युद्ध के मैदान में जब पृथ्वीराज ने घोड़े पर चढ़ना चाहा, घोड़ा लड़खड़ाया और वो नीचे गिर पड़े। इसी क्षण गजनी के सैनिकों ने उन पर झपट्टा मारा। राजा पृथ्वीराज घायल और अकेले थे। वीर चौहान को बंदी बना लिया गया। उनके हाथ लोहे की जंजीरों में जकड़ दिए गए। चेहरे पर खून था, लेकिन आंखों में अब भी तेज था। गौरी के सैनिकों ने उन्हें गजनी की ओर ले जाना शुरू किया। दिल्ली के महल में रानी संयोगिता खिड़की से आसमान की ओर देख रही थी। उन्हें कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा था, मानो हृदय कांप उठा हो। तभी एक घायल संदेशवाहक आया। रानी, राजा पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए हैं। मोहम्मद गौरी उन्हें गजनी ले जा रहा है। संयोगिता की चीख महल की दीवारें हिला गईं। वह भूमि पर गिर गईं। उसकी चूड़ियां टूट गईं और उसने अपनी आंखें मोल लीं। हे शिव, यह सपना नहीं हो सकता। मेरे स्वामी को कोई छू नहीं सकता। नहीं। अब पृथ्वीराज बंदी थे, संयोगिता अकेली, और दिल्ली की प्रजा अंधकार में डूब चुकी थी। राजा पृथ्वीराज को लोहे की जंजीरों में बांधकर मोहम्मद गौरी के दरबार में लाया गया। वह जमीन पर गिरा दिए गए। चेहरा रक्त से भरा था, पर उनकी आंखों में अब भी वह तेज था जो एक सच्चे राजपूत की पहचान होता है। मोहम्मद गौरी ने उपहास करते हुए कहा, राजा, अब देखो कैसे झुका दिया तुम्हारे घमंड को। गौरी को भय था, अगर पृथ्वीराज को खुला छोड़ दिया जाए तो वह फिर कभी उग्र शेर की तरह उठ खड़ा होगा। इसलिए उसने क्रूर निर्णय सुनाया, इनकी आंखें फोड़ दो ताकि यह जीवन भर अंधे रहें और इनका घमंड राख बन जाए। राजा पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गईं। अब वह एक अंधा शेर बन चुका था, पर अंदर की लौ बुझी नहीं थी। गौरी के दरबार में एक कवि भी था, चंदबरदाई, पृथ्वीराज का परम मित्र। वह जानता था कि मेरा मित्र अंधा है, पर उसका हृदय अभी भी तलवार है। चुपचाप उसने योजना बनाई। गौरी ने चंदबरदाई से कहा, तुम्हारा मित्र अब अंधा है, उसे कोई शेर नहीं, दरबार का तमाशा बना दो। चंदबरदाई ने उत्तर दिया, मुझे एक अवसर दो, मैं पृथ्वीराज से कुछ काव्यात्मक तीरंदाजी करवा दूंगा।
ताकि दुनिया देखे कैसे एक अंधा आदमी भी तुम्हारी दरबार की शोभा बढ़ा। गौरी हंसा और मान गया। एक मंच बनाया गया, सामने गौरी बैठा, चारों ओर दरबारी, सैनिक और कवि। पृथ्वीराज को एक धनुष और एक बाण दिया गया। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के कान में धीरे से कहा, 4 बिस दूर बैठा है शेर, अब मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली। आंखें नहीं थीं, पर भीतर कोई दृष्टि जाग गई थी। वह एक तीर, एक क्षण, एक सांस और फिर एक गरज, जय महाकाल। पृथ्वीराज ने तीर छोड़ा और वह सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। गौरी वहीं ढेर हो गया। इसके तुरंत बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों ने स्वयं वीरगति को प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, प्रतिशोध और प्रेम की बलि पर समर्पित कर दिया। दिल्ली में रानी संयोगिता ने जब यह समाचार सुना, वह शांत रहीं, फिर मंदिर गईं और मां दुर्गा के चरणों में बैठकर प्रण किया, अब मैं इस संसार से नहीं, अपने स्वामी के प्रेम से बंधी हूं, और जहां वे गए मैं वहां उनकी संगिनी बनकर जाऊंगी। संयोगिता ने जौहर कर लिया। उसका शरीर अग्नि में विलीन हुआ, पर आत्मा अपने प्रेम के साथ सदा के लिए जुड़ गई।